हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IFS। माई सेल्फ हिमांशु, योर ज्योग्राफी फैकल्टी। तो सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में हम लोग जो भी गल्फ होते हैं, जो खाड़ियाँ होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव सेशन होगा। जो भी मेजर गल्फ्स होती हैं अपने वर्ल्ड की, वो सारी की सारी हम आपको बताएंगे। उनके जियोग्राफिक लोकेशंस के बारे में, कौन से एरिया से वो घिरी हुई हैं, गल्फ का मतलब होता क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये जो सीरीज है, ये इन्हीं जो टॉपिक्स हो, ऐसे टॉपिक्स जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, नेट हो, सेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशंस हो, या फिर यूपीएससी, पीसीएस, किसी भी तरह का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है फॉर द जनरल नॉलेज पर्पस, जनरल स्टडीज, और इफ यू वांट टू डाइव डीप इनटू द सब्जेक्ट, इसके लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गल्फ का मतलब होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले कि जो गल्फ, जिसको हम लोग खाड़ी भी बोल देते हैं, खाड़ी, खाड़ी का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है? अब जैसे आपके सामने ये एक डायग्राम है, आप देख पा रहे हो कि ये तो है ओशन, दिस इज द ओशन, और इसका ये जो इनलेट है, छोटा सा मुंह है, तो तीन तरफ से तो घिरा हुआ है लैंड से, गल्फ का, और एक तरफ से ओशन है, और छोटा सा इनलेट, ये दिख रहा है, मुंह दिख रहा है आपको, ये मुंह जो है, यहां से छोटी सी एक वाटर बॉडी, छोटी नहीं है, बड़ी है, बट एज कंपेरिजन टू ओशंस, ये तीन तरफ से किससे घिरी हुई रहती है? लैंड से घिरी हुई रहती है। ठीक है ना, लैंड मास से घिरी हुई रहती है। तो इसको अगर हम लोग डेफिनेशन में जाने, तो गल्फ इज ए बॉडी ऑफ वाटर दैट इज कनेक्टेड टू ए सी और ओशन। ये दिख रहा है आपको, ये गल्फ है और ये ओशन से कनेक्टेड है। ओके, तो ये एक ऐसी वाटर बॉडी हो गई जो कि सी या फिर किसी ओशन से, तो अब समझ में आ रहा है, सी से कनेक्शन का मतलब होता है ये सी से भी छोटी होती है, समुद्र से भी छोटी होती है। महासागर से तो छोटी होती ही है वाटर बॉडी, समुद्र से, जो सी होता है, जो सागर होता है अपना, उससे भी छोटी होती है। ओके, अंडरस्टूड? एंड इज सराउंडेड बाय लैंड। ये दिख रहा है आपको, ये लैंड से सराउंडेड होती है और इस तरह से ये कनेक्टेड होती है। ऑलराइट, यहां तक समझ में आया? द गल्फ इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली सराउंडेड बाय लैंड। जैसे अब ये इस गल्फ की बात करें तो ये ऑलमोस्ट, जैसे ये एक इनलेट है और सिर्फ ये एक इनलेट है, और यहां भी ये आइलैंड दिख नहीं रहा आपको, बहामास आइलैंड है। तो एक तरह से गल्फ जो होती है वो प्रॉपर थोड़ा सा, बस छोटा सा हिस्सा है, वो खुला हुआ रहता है, और सारे के सारा लैंड से सराउंड होता है। यहां तक समझ में आया बात? गल्फ्स वेरी ग्रेटली इन साइज, शेप एंड डेप्थ। अब ये जो गल्फ है, ये वाली हो सकती है बड़ी हो, कोई हो वो छोटी भी हो सकती है। तो डेप्थ, साइज और शेप ये चेंज होती रहती है किसकी? गल्फ की। जैसे पर्शियन गल्फ आपको मैं आगे बताऊंगा, तो वो इस शेप की है, ये है सर्कुलर शेप है, तो ये रेक्टेंगुलर शेप भी हो सकती है, ओवल शेप भी हो सकती है, किसी भी तरह की गल्फ्स हो सकती है। दे आर जनरली लार्जर एंड मोर डीपली इंडेंटेड देन बेस। बेस और गल्फ, इनके डिफरेंस के बारे में बताऊंगा आपको, क्योंकि एक ही सेशन के अंदर बेस और गल्फ दोनों को हम लोग नहीं पढ़ा सकते। जैसे बे ऑफ बंगाल है, वो एक तरह से गल्फ जैसा ही स्ट्रक्चर है, बट वो बे से छोटा होता है, उसे मैं बताऊंगा आगे आपको सेशन में। हम लोग बेस के बारे में, जो बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ, जो ये बे ऑफ कम्बे, इन सब के बारे में अलग से एक सेशन लेंगे। आज इस सेशन में हम लोग सिर्फ गल्फ के बारे में बात करेंगे। ओके, जो बेस होती हैं उनसे ज्यादा डीपली इंटेंडेड का मतलब होता है दांत, मतलब जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं तो डिफरेंस पता चलेगा। दीज टीथ शेप्ड जो कोस्ट लाइन्स रहती है, उन्हें इंडेंटेड कोस्ट लाइन्स कहते हैं। ठीक है, ये दिख रही है आपको, टूटी हुई सारी कोस्ट लाइन, एकदम सीधी नहीं, इंडेंटेड। तो बेस वाली जो लाइंस होती हैं वो नॉर्मली इंडेंटेड रहती है, बट जो गल्फ्स होते हैं उनकी जो कोस्ट लाइन्स रहती हैं वो और भी ज्यादा दांतेदार रहती है। इंडेंटेड का मतलब यही होता है। ठीक है, चलो, जैसे कि बेस में, बे ऑफ बंगाल में पता आपको, अपना कोलकाता पोर्ट भी है, अपना बांग्लादेश के अंदर भी पोर्ट है। तो बेस के जैसे ही गल्फ के अंदर भी खूब सारे, अब बहुत सारे अच्छे हार्बर्स मौजूद हैं,
पोर्ट्स मौजूद हैं। ओके, इसलिए जो गल्फ्स है ना, ये जो होती हैं ये बहुत ही अच्छी क्या होती हैं, अपने ट्रेड के लिए बहुत जरूर अच्छा होता है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया गल्फ का मतलब क्या है। अपने दुनिया की मेजर गल्फ कौन कौन सी है, जैसे आप देख पा रहे हो, ये इसको मैं जूम करके आपको दिखाऊंगा, अच्छे से दिखेगा। गल्फ ऑफ अलास्का, हडसन बे, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है, गल्फ ऑफ गिनिया, ये आ गया अपना पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ एडन, बहुत ही तीनों बहुत जरूरी है ये, पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ एडन। और कौन से हैं, तो और भी खूब सारे हैं, इसमें मेंशन नहीं है, आपको मैं आगे बताऊंगा तो और ज्यादा क्लियरिटी होती हुए चलेगी हमारी। पहला गल्फ है हमारा गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, कौन सा है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, जो कि बहुत ही जरूरी है बिकॉज यहां इस गल्फ से क्या निकलती है, गल्फ स्ट्रीम चलती है, जो कि नॉर्थ अमेरिका वेस्ट अपने नॉर्थ अमेरिका की ईस्ट कोस्ट और यूरोप के वेस्ट कोस्ट के पास जाती है और वहां की क्लाइमेटिक कंडीशंस को वो चेंज करती है, माइल्ड कर देती है। नॉर्मली वहां पर विंटर स्कूप होती है, बहुत एक्सट्रीम वेदर सिचुएशंस हो जाए अगर गल्फ ऑफ मैक्सिको से जो है गल्फ स्ट्रीम ना जाए तो बेसिकली गल्फ ऑफ मैक्सिको ये दुनिया का सबसे बड़ी गल्फ है। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड। आई बात समझ में, ये क्वेश्चन बन गया अपना कि दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ कौन सा है। ओके, अब इसका बॉर्डर जानना जरूरी है, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको। इट इज बॉर्डर्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको एंड द आइलैंड नेशन ऑफ क्यूबा। जैसे आप देख पा रहे हो, ये है क्यूबा, ऊपर है यूएसए और नीचे की तरफ अपना इधर जो है साउथ वेस्ट में है, इधर है अपना मैक्सिको, आप देख पा रहे। ठीक है, दिस इज यूएसए, दिस इज मैक्सिको एंड दिस इज क्यूबा। अब देखो इतना बड़ा गल्फ है गल्फ ऑफ मैक्सिको, और उसके अंदर छोटी छोटी बेज होती हैं। तो गल्फ ऑफ बे में डिफरेंस आ रहा है, गल्फ इज ए लार्जर बॉडी देन बेस। चलो, इट हैज ए कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट 5000 किलोमीटर। ये जो कोस्ट लाइन है ना स्टूडेंट्स, ये वाली, ये जो कोस्ट लाइन ये 5000 किलोमीटर्स की है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, दो चीजें याद रखनी है कि सबसे बड़ी गल्फ है, दूसरा है कि इसका बॉर्डर कहां पर किस कंट्रीज के लगता है, तो आपको ये याद रखना है। ये देखो कैरेबियन सी है और यहां का इस तरह से एंट्री हो रही है, सी से अंदर की तरफ गल्फ में बैठे। चलो नेक्स्ट, अपनी आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमारे बैचेस पेपर 1 इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के 20th सेंचुरी से लॉन्च हो चुके हैं, प्लस इंग्लिश कॉमर्स मैनेजमेंट कंप्यूटर साइंस के 18 सितंबर से लॉन्च हो चुके हैं। ऑलराइट, और जो दिसंबर 2023 में एग्जाम आने वाला है उसके लिए बहुत ही जरूरी बैचेस हैं। अभी एकदम ही टाइम एकदम करीब आ चुका है, 3 महीने हैं, 3 महीने ना मान के चलें क्योंकि लास्ट के मंथ में तो हम नॉर्मली रिवीजन करते हैं। तो आपके लिए भी क्रैश कोर्स अवेलेबल है, आप जो भी नेट की तैयारी कर रहे हो, सेट की तैयारी कर रहे हो, वो इसको एनरोल कर सकते हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज हैं। ओके, और अलोंग विद इट आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के भी बैचेस 4 सितंबर से आईएफएस के द्वारा लॉन्च कर दिए गए हैं। कौन से सब्जेक्ट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट्स में आप असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपके सब्जेक्ट है अगर, तो आप तैयारी कर सकते हैं आईएफएस के साथ में। यूट्यूब लाइव भी अवेलेबल है, यूट्यूब्स भी अवेलेबल है, उनको देखकर भी आप बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए आईएफएस के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड गल्फ इज गल्फ ऑफ ओमान। कौन सा है, गल्फ ऑफ ओमान है। गल्फ ऑफ ओमान कनेक्ट्स द अरेबियन सी विद द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब देखो ये है अरेबियन सी, और जैसे ही अरेबियन सी से हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे तो अपना इंडिया दिखेगा यहां पर आपको इस तरह से। तो अरेबियन सी को जोड़ता है, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज,
और ये है पर्शियन गल्फ। तो बेसिकली अरेबियन सी को पर्शियन गल्फ से जोड़ने वाली जो गल्फ होती है वो है गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, दिस इज द अरेबियन सी और वो आपको दिख रहा है गल्फ ऑफ ओमान, दिस वन। तो इस तरह से इसके बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद में तो क्या स्टार्ट हो जाता है, पर्शियन गल्फ स्टार्ट हो जाती है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर अरेबियन सी तक जो गल्फ है वो कहलाती है गल्फ ऑफ ओमान। स्ट्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, डोंट वरी, पहले आप गल्फ के बारे में पढ़ लीजिए यार। अब बस क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग गल्फ कनेक्ट्स अरेबियन सी विद द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बस ये पूछ लेंगे और आपको 4 गल्फ के नाम दे देंगे और आपको आंसर दे देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो इस गल्फ का बॉर्डर किस किस के साथ में लगता है स्टूडेंट्स, इसका बॉर्डर लगता है, ये देखो पाकिस्तान, ग्वाडर पोर्ट पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान के साथ में लगता है। को मैं मिटा देता हूं जो आराम से समझ में आए। द फर्स्ट कंट्री इज पाकिस्तान, सेकंड इज ईरान, फिर है अपना ओमान, ये ओमान है, और ये है यूएई, यूएई। तो इस तरह से यूएई, ओमान, पाकिस्तान, ईरान, ये जो 4 जो देश हैं इनका बॉर्डर लगता है गल्फ ऑफ ओमान के साथ। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, बहुत ही जरूरी है। थर्ड अपनी जो गल्फ आती है दैट इज गल्फ ऑफ एडन। क्या आती है, गल्फ ऑफ एडन आती है। कहां पर मौजूद है, ये अरेबियन सी और यमन और सोमालिया कंट्रीज के बीच में मौजूद है। ये अपना अरेबियन सी आ गया, और ये देखो ओमान कॉर्नर में है, ओमान, ओमान के पास कौन सी है, गल्फ ऑफ ओमान है। ये किस साइड है, ओमान के नीचे है अरेबियन सी, और यमन ये रहा सोमालिया, और ये है यमन, ये दोनों कंट्रीज है इस तरह से। तो गल्फ ऑफ एडन अरेबियन सी को यमन से जोड़ता है। बेसिकली इनके बीच में लोकेटेड है, यमन, सोमालिया और अरेबियन सी, इन तीनों के बीच। इन द नॉर्थ वेस्ट इट कनेक्ट्स द रेड सी थ्रू द बाब अल मंडब स्ट्रेट। बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, ये है रेड सी हमारा, एज यू कैन सी। तो गल्फ ऑफ एडन को रेड सी से जोड़ने वाली स्ट्रेट का क्या नाम है, बल अल मंडब। अब आपको समझ में आ रहा होगा स्ट्रेट्स क्या होती हैं। ये ऐसी छोटी एक चैनल होता है जिससे हम पढ़ेंगे स्ट्रेट्स के बारे में, पूरा एक अलग से मैं सेशन लूंगा, बिकॉज ये जो स्ट्रेट्स होती है ना स्टूडेंट्स, इन्हें चोक पॉइंट्स कहा जाता है। ये ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सपोज कीजिए किसी ने बल अल मंडब के ऊपर अपना कब्जा कर लिया, तो वो गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर सकता है वो कंट्री। ठीक है ना, तो उसके जब वॉर लाइक सिचुएशंस होती हैं तब काम आती हैं ये सब चीजें। और जियो पॉलिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी कंट्री को प्रेशर बनाना है, किसी को रोकना है, किसी को काउंटर करना है, तो अगर आप बल मंडप को आप सपोज करो यहां पर इसको कंट्रोल कर लोगे तो फिर बाद में पूरी तरह से कट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से जो कंट्रीज है वो यूज भी लेती है इनका। द वाटरवे इज द पार्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट सुएज कैनल शिपिंग रूट बिटवीन मेडिटेरेनियन सी एंड अरेबियन सी। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स क्योंकि आपको पता है कि जो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी के बाद में जो सुएज कैनल, मेडिटेरेनियन सी और रेड सी, उसको कौन जोड़ता है, सुएज कैनल जोड़ती है। ठीक है, अब आप सोचिए ये तो आगे है, रेड सी यहां है और मेडिटेरेनियन यहां है, तो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी तो बाद में जुड़ता है, बट यहां से अरेबियन सी से जाने वाली जो शिप्स होंगी वो तो गल्फ ऑफ एडन से ही जाएगी, उसके बाद में रेड सी में जाएगी और उसके बाद में वो मेडिटेरेनियन में जाएगी। तो बेसिकली अगर हम लोगों ने किसी शिप को यहीं रोक दिया तो वो रेड सी में जा ही नहीं पाएगी, अपना ट्रेड रूट कंप्लीट ही नहीं कर पाएगी। तो इसलिए सुएज कैनल जो वाटरवे है हमारे इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। ये हमारा जो ट्रेड होता है वो इसी रूट से होता है जनरली। फोर्थ अपनी गल्फ है पर्शियन गल्फ, बड़ी ही इंपॉर्टेंट गल्फ है। ये कहां लोकेटेड है स्टूडेंट्स, ये ईरान और अरेबियन पेनिनसुला के बीच में लोकेटेड है। आप देख पा रहे हो, दिस इज द ईरान और ये है गल्फ ऑफ ओमान, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर अरेबियन सी तक कौन सी गल्फ है, गल्फ ऑफ ओमान। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बाद में, इसको क्रॉस करने के बाद में, इस पर्टिकुलर पॉइंट को, इसके बाद में चालू हो जाती है पर्शियन गल्फ, जहां पर ऑयल की बहुतायत बहुत ज्यादा है। सारे के सारे जो ऑयल वाले कंट्रीज है वो यही है, ईरान, यूएई,
सऊदी अरेबिया, इराक, और ये है अपना कतर, और यहीं पर है बहरीन। तो ये सारे जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, ओपेक कंट्रीज हैं, वो सारे के सारे इसी गल्फ में है, क्योंकि ऑनशोर और ऑफशोर ड्रिलिंग्स होती हैं यहाँ पर। इसलिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गल्फ्स टू रीड। ऑलराइट, तो समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है सेशन? तो आप इसको लाइक कीजिए। ठीक है ना? सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करो, अपने शेयर कीजिए, क्योंकि ये जीके के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, जो आपके छोटे भाई बंधु हैं, उनके लिए भी काम है। बड़ा ही इजी एक्सप्लेनेशन टर्म्स में ये होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, द पर्शियन गल्फ इज एन एक्सटेंशन ऑफ इंडियन ओशन। पर्शियन गल्फ किसका एक्सटेंशन है? इंडियन ओशन का। आप बोलोगे सर कैसे हुआ? देखो, ये जो सब चीजें हैं ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी है, बट ये किसका पार्ट है? ये इंडियन ओशन का ही पार्ट है। इंडियन ओशन के अंदर भी किसका पार्ट है? अरेबियन सी का पार्ट। ठीक है, तो ये जो गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ, एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ अरेबियन सी, अपने अरेबियन सी का पार्ट है। और अरेबियन सी किसका पार्ट है? इंडियन ओशन का पार्ट है। ठीक है, तो आपको पूछ ले कि पर्शियन गल्फ कौन से ओशन में है? द आंसर वुड बी इंडियन ओशन। कौन कौन से कंट्रीज के साथ कोस्ट लाइन है इसकी? मैंने बताया आपको, ईरान के साथ में है, ये रहा ईरान, सॉरी ये रहा ईरान, ये इराक, ओमान, ये रहा ओमान, यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात्स, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, कुवैत और ईरान। ये सारे के सारे जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, उनके साथ बॉर्डर लगता है पर्शियन गल्फ का। उसके बाद में फिर आती है गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया। ओके, आवर फिफ्थ गल्फ इज गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया। ये एक लार्ज शैलो सी एनक्लोज्ड ऑन 3 साइड्स बाय नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। ये है ऑस्ट्रेलिया अपना, उसका भी कहां है? हम लोग नॉर्थ में मौजूद है। तो ये जो नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया है, इसके 3 भाग से ये घिरा हुआ है, तो ये अपनी कहलाती है गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया। ओके, तीन तरफ से, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, और नॉर्थ में कौन है? नॉर्थ में है इसके आराफुरा सी। तो इस तरह से इसकी बाउंड्री बन गई। द आराफुरा सी इज द बॉडी ऑफ वाटर लाइज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू गिनिया। ठीक है, ये समझ में आया? कारपेंटेरिया कहां पर है? तो आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, इसकी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए एग्जैक्ट। फिर बाद में अपनी नेक्स्ट जो गल्फ आती है, दैट इज गल्फ ऑफ बोथनिया। क्या है? गल्फ ऑफ बोथनिया। कहां पर मौजूद है? बाल्टिक सी, ये देख रहे हो बाल्टिक सी, और बाल्टिक सी से आगे जो अपनी गल्फ आती है, दैट इज गल्फ ऑफ बोथनिया। ठीक है, ये किसका पार्ट है? गल्फ किसका पार्ट है? ये बाल्टिक सी का टाइप, ये बाल्टिक सी का एक पार्ट है। और बाल्टिक सी कहां मौजूद है? दिस इज द स्वीडन एंड दिस इज अवर फिनलैंड, यहां पर मौजूद है। ये इन दोनों देशों के बीच में गल्फ ऑफ बोथनिया है। तो आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है? क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि गल्फ ऑफ बोथनिया कौन से 2 देशों को डिवाइड करता है? तो आंसर कैन बी गल्फ ऑफ बोथनिया। इस क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। ये बाल्टिक सी का नॉर्दर्न मोस्ट आर्म है, कह भी सकते हैं ये बाल्टिक सी है, तो इसके नॉर्थ में ये मौजूद है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गल्फ ऑफ रीगा, नेक्स्ट वन इज गल्फ ऑफ रीगा। ये बाल्टिक सी के अंदर ही एक बे है, लाटविया और एस्टोनिया कंट्री के अंदर। ठीक है, ये देखो बाल्टिक सी, जो बोथनिया थी वो भी बाल्टिक सी के अंदर ही थी, पर जो गल्फ ऑफ बोथनिया थी वो नॉर्दर्न मोस्ट आर्म थी, और ये रही अपनी गल्फ ऑफ रीगा। मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, इसके अंदर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, गल्फ ऑफ बोथनिया और गल्फ ऑफ रीगा। गल्फ ऑफ रीगा कौन सी कंट्री के बीच में? लाटविया और एस्टोनिया सी के बीच में, यहां पर। और गल्फ ऑफ फिनलैंड किसके बीच में? फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में है, और इसमें रशिया का भी पोर्शन है। तो 3 भागों से गल्फ ऑफ फिनलैंड है, गल्फ ऑफ फिनलैंड, आपको इसको याद रखना है। और ये जो गल्फ है आपको दिख रही है, गल्फ ऑफ रीगा बाल्टिक सी से कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रेट है उसको बोलते हैं इर्बे स्टेट।
ठीक है, इरबे स्ट्रेट। फिर अपनी गल्फ आती है गल्फ ऑफ अलास्का, पैसिफिक ओशन के अंदर है, पैसिफिक ओशन का एक आर्म है, ये देखो पैसिफिक ओशन, और ये है अपनी गल्फ ऑफ अलास्का, इस तरह से। The entire shoreline of Gulf is a rugged combination of forest, mountain and a number of tidal water glaciers। जो भी आपके सामने ये जो इसका एरिया दिख रहा है आपको, तो ये जो एरिया है, ये जो शोर लाइन जिसको बोलते हैं, ये रगड है, मतलब एकदम प्लेन नहीं है। यहां पर फॉरेस्ट भी है, तो माउंटेन्स भी है, तो ग्लेशियर्स भी मौजूद है। ठीक है। अलास्काज लार्जेस्ट ग्लेशियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अलास्का अपने एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। जो अलास्का का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, क्या नाम है उसका? मलस्पीना, प्रोनाउंसिएशन किसी भी तरह से कर सकते हो। Alaska's largest glaciers, the Malaspina Glacier and the Bering Glacier, spills out onto the coastal plain along the Gulf of Alaska। Basically ये जो लाइन है ये कह रही है कि ये जो दो, आपको क्या बताया था ऊपर कि इसके अंदर माउंटेन भी है, इस बॉर्डर के ऊपर, इस शोर लाइन के ऊपर माउंटेन्स भी है, फॉरेस्ट भी है और ग्लेशियर्स भी है। तो ग्लेशियर कौन से इसके अंदर फ्लो करते हैं, इनका नाम यहां पर दिया हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। इनकेस कभी पूछ लिया जाए कि ये ग्लेशियर्स कौन से कॉन्टिनेंट में मौजूद है, यू विल से नॉर्थ अमेरिका। कौन से कंट्री में है, यू विल से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, चलिए। 9th अपनी आती है गल्फ ऑफ फिनलैंड। क्या आती है? गल्फ ऑफ फिनलैंड। गल्फ ऑफ फिनलैंड मैंने आपको बता दिया, फिनलैंड, एस्टोनिया और रशिया से ये घिरी हुई है। और कौन सी रिवर इसमें आकर गिरती है स्टूडेंट्स? इसमें आकर गिरती है नेवा रिवर। कौन सी? नेवा। ये आपको याद रखना है रिवर का नाम। द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ गल्फ ऑफ फिनलैंड बिलोंग्स टू रशिया। जो ये ईस्टर्न पार्ट आपको दिख भी रहा है, ये रशिया के पास में है। ये रशिया को ही, रशिया ने इसको, मतलब इसका जो पोर्शन है वो रशिया का है। एरिया क्या है गल्फ का? 30,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। द लेंथ फ्रॉम हैनको पेनिनसुला टू सेंट पीटर्सबर्ग 400 किलोमीटर्स। ये दो प्लेसेस का नाम है, इनको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये जान लीजिए कि ये लोकेशन कहाँ है इसकी और कौन कौन से कंट्री से ये घिरा हुआ है। फिनलैंड, एस्टोनिया और रशिया। और कौन सी नदी आकर ड्रेन होती है इसके अंदर? नेवा रिवर। चलो, 10th अपनी गल्फ है गल्फ ऑफ मन्नार। क्या है? गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार लाइज बिटवीन, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है जानना, ये सदर्न टिप ऑफ, जो हमारा इंडिया का सदर्न टिप, और श्रीलंका का जो वेस्ट कोस्ट है, ये वाला जो वेस्ट कोस्ट है, यहां पर मौजूद है गल्फ ऑफ मन्नार। ये रही गल्फ ऑफ, यू कैन सी इट इज ए लार्ज शैलो बे फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लक्कादीव सी। यहां पर नीचे स्टूडेंट्स है लक्कादीव सी, जो हमारे और मालदीव के बीच में जो सी है उसको बोला जाता है लक्कादीव सी। तो बेसिकली ये लक्कादीव सी का ही एक पार्ट है। लक्कादीव सी ये रहा, और इसकी जो इनलेट बॉडी है उसे कहा जाता है गल्फ ऑफ मन्नार। ये अपने इंडिया और श्रीलंका के बीच में यहां मौजूद है। गल्फ ऑफ मन्नार के बाद में आप जैसे आगे बढ़ोगे तो ये जो ब्रिज होता है, जिसे हम लोग राम सेतु बोलते हैं, इसको एक दूसरा नाम भी है उसका, उसे कहा जाता है एडम्स ब्रिज। क्या बोलते हैं? एडम्स ब्रिज। और यहां पर मन्नार आइलैंड भी मौजूद है, जो कि गल्फ ऑफ मन्नार को पाक बे, ये दिख रहा है आपको, ये एक छोटा सा आइलैंड है, इसको नाम दिया गया मन्नार आइलैंड। तो और ये है पाक बे, छोटी। देखो लक्कादीव सी बहुत बड़ा सी है, उसके बाद में गल्फ ऑफ मन्नार थोड़ी बड़ी बॉडी है, और ये देखो बे और भी छोटी हो गई। तो ये डिफरेंस है बेज एंड गल्फ के अंदर। तो लक्कादीव सी, फिर आता है गल्फ ऑफ मन्नार, फिर आता है पाक स्ट्रेट, उसके बाद में आती है पाक बे, सॉरी पाक स्ट्रेट सबसे बाद में आती है। तो गल्फ ऑफ मन्नार, फिर आता है एडम्स ब्रिज, फिर आता है पाक बे, और फिर आता है पाक स्ट्रेट। तो आपको ये पूछा भी जा सकता है कि कौन सा पहले आता है, या फिर ईस्ट से वेस्ट की तरफ जैसे जाएंगे उनको आप सेग्रीगेट कीजिए, या फिर वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाइए तो इनको सेग्रीगेट कीजिए। तो इस तरह से आपको पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आता है गल्फ ऑफ मन्नार, उसके बाद में आता है एडम्स ब्रिज,
उसके बाद में आती है पाक बे, और उसके बाद में आती है पाक स्ट्रेट। तो अपने इंडिया और श्रीलंका को अलग करने वाली जो स्ट्रेट है उसका नाम है पाक स्ट्रेट। ये बात समझ में? इट इज क्लियर? चलो, इन 1986 ए ग्रुप ऑफ 21 islets lying off the Tamil Nadu coast between Thothukudi and Dhanushkodi was declared the Gulf of Mannar Marine National Park। तो ये अपने लिए जरूरी है फैक्ट, गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन नेशनल पार्क। आपने नेशनल पार्क तो खूब सारे सुने होंगे, बट मैराइन नेशनल पार्क कब डिक्लेयर हुआ? 1986 के अंदर हुआ। याद रह जाएगा। ये जो पार्क है और इसका तो 10 किलोमीटर का बफर जो है ना चारों तरफ, उसको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 1989 में। तो ये दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि 1986 में तो नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया और 1989 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, चलो फिर आती है अपनी गल्फ ऑफ मर्तबान। क्या नाम है? गल्फ ऑफ मर्तबान, या फिर इसको गल्फ ऑफ मोटम्मा भी कहते हैं, मोटामा। ये अंडमान सी की एक ब्रांच है और ये है अंडमान सी, और ये देखो गल्फ ऑफ मर्तबा। बेसिकली म्यांमार के बॉर्डर पे है, म्यांमार के बॉर्डर पे कोस्ट लाइन बनाती है, ये दिख रहा है आपको, गल्फ ऑफ मर्तमान, और ये अंडमान सी की नॉर्थ ब्रांच है। और ये नाम इसको कहां से दिया गया है? दिस मोटम्मा नाम इज गिवन एज पोर्ट सिटी मोटम्मा। मोटम्मा नाम का सिटी है यहां पर। पहले इस सिटी को हम लोग मर्तबान बोलते थे, इसका मर्तबान गल्फ पड़ गया, और जब नाम चेंज हो गया सिटी का, तो इसका गल्फ का भी नाम चेंज हो गया। और कौन कौन सी नदियां इसके अंदर फ्लो करती हैं, आकर इसके अंदर ड्रेन होती हैं? तो ये देखो इस तरह से नदियां जो आ रही हैं उसका नाम है सिताउंग, सलविन एंड यंगुन रिवर्स। ठीक है, ये 3 रिवर है ये आकर फ्लो करती। फिर आती है गल्फ ऑफ पनामा। गल्फ ऑफ पनामा, गल्फ ऑफ पनामा इज ए गल्फ इन पैसिफिक ओशन। ये अपना पैसिफिक ओशन है। ये देखो यहां पर पनामा कैनाल, जो मैंने बताया था कि अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ने वाली जो नहर है उसका नाम है पनामा कैनल। ये पनामा कंट्री में ही मौजूद है। और पैसिफिक ओशन ऊपर तो कैरिबियन सी आ जाता है, इसका नीचे है अपना इधर आ जाता है पैसिफिक। और पैसिफिक ओशन से ये जो गल्फ है, दिस पर्टिकुलर गल्फ इज नोन एज गल्फ ऑफ पनामा। और गल्फ ऑफ पनामा के अंदर भी देखो और ज्यादा डीप में अगर जाएंगे, छोटी वाटर बॉडी है उसे कहा जाएगा पनामा बे। एक छोटा सा और भी देख लो साथ में ही है, गल्फ ऑफ सैन मिगुएल। तो ये भी हमारे पैसिफिक ओशन में ही मौजूद है। ठीक है, चलो इसकी जो विड्थ है, पनामा जो गल्फ है उसकी विड्थ कितनी है? 250 किलोमीटर। मैक्सिमम डेप्थ कितनी है? 220 मीटर। और जो पूरा साइज है वो है 2400 स्क्वायर किलोमीटर बेसिकली। दिस इज जस्ट फॉर द फैक्ट्स, ये आपको फैक्ट्स के लिए है, आपको इंपॉर्टेंट है ये जो चीज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट है कि गल्फ ऑफ जो पनामा कैनल है क्या क्या करती है बेसिकली। अगर बड़े टर्म में देखें तो अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ जोड़ती है, बट आप उससे भी हम लोग थोड़ा और नीचे की तरफ जाएं और इसको डिसइंटीग्रेट करें तो गल्फ ऑफ जो पनामा है उसको कैरेबियन सी, यहां पर कैरेबियन सी है ऊंचे की तरफ यहां पर, तो कैरेबियन सी और गल्फ ऑफ पनामा को जोड़ती है। कैरेबियन सी अटलांटिक ओशन में है और गल्फ ऑफ पनामा पैसिफिक ओशन में। उसके बाद में अपनी जो नेक्स्ट आती है गल्फ, इट इज कॉल्ड एज सुएज गल्फ या गल्फ ऑफ सुएज। ओके, गल्फ ऑफ सुएज इज ए गल्फ एट नॉर्दर्न एंड ऑफ रेड सी। ये देखो रेड सी है मेरे पीछे, रेड सी के नॉर्थ में, सॉरी ये जो है गल्फ ऑफ सुएज है
और ये जो पोर्शन है ये वाली है गल्फ ऑफ अकाबा। दिस इज गल्फ ऑफ अकाबा एंड दिस इज गल्फ ऑफ सुएज। इसके यहां पर ये जो पेनिनसुला बनना ना, इंडिया जैसी शेप बन रही है, इसे कहा जाता है सिनाई पेनिनसुला। क्या कहा जाता है? सिनाई पेनिनसुला। ओके, और ये सिनाई पेनिनसुला है कहां पर? ये है इजिप्ट में स्टूडेंट्स। और ये जो पोर्शन है आपको थोड़ा जूम करके बताता हूं, दिस इज अवर सुएज कैनल। कौन सी है? ये जो गल्फ ऑफ सुएज से जो मेडिटेरियन सी वाला जो उस साइड वाला जो पोर्शन, उसको जब जोड़ते हैं तब कहा, जोड़ने वाली जो वाटर बॉडी है दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड सुएज कैनल। और सुएज कैनल ये सुएज गल्फ से होकर गुजरती। तो बेसिकली हम लोग जनरली, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, जो सुएज कैनल हम जब पढ़ते हैं ना, सुएज कैनल, तब ये पढ़ते हैं कि रेड सी से मेडिटेरियन सी को जोड़ा जाता है। इसके द्वारा? सुएज कैनल के द्वारा। बट द रियलिटी इज कि रेड सी तो यहां है, जो गल्फ ऑफ सुएज आता है वो भी रेड सी के अंदर ही आता है। बट हम लोग जब ब्रॉडर टर्म्स में कहते हैं तो रेड सी ही कह देते हैं, गल्फ ऑफ सुएज नहीं कहते। बट अगर हम लोग ज्यादा डीप में जाते हैं तब इसको कहेंगे कि गल्फ ऑफ सुएज से जुड़ती है मेडिटेरियन सी। और सिनाई पेनिनसुला के वेस्ट में तो सुएज ऑफ गल्फ सुएज मौजूद है, और सिनाई पेनिनसुला जो कि इजिप्ट में है उसके ईस्ट में मौजूद है गल्फ ऑफ अकाबा। याद रखना है आपको हर हाल में ये। फिर अरे स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट गल्फ आती है गल्फ ऑफ थाईलैंड। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आइए सब लोग। चलो, गल्फ ऑफ थाईलैंड was formerly known as गल्फ ऑफ सियाम। क्या कहते हैं? गल्फ ऑफ सियाम गल्फ ऑफ थाईलैंड का पुराना नाम था। ये बहुत ही जरूरी है जानना, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसे म्यांमार का पुराना नाम जो था वो क्या था? म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। तो वैसे ही गल्फ ऑफ थाईलैंड, ये जो गल्फ दिख रही है आपको, दिस गल्फ was formerly known as गल्फ ऑफ सियाम। गुड मॉर्निंग अभी, आइए। अब गल्फ ऑफ थाईलैंड का बॉर्डर कौन कौन से कंट्रीज से लग रहा है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि कंबोडिया, ये रहा कंबोडिया, दिस इज द कंबोडिया। इसकी कैपिटल है प्नोम पेन, ये कैपिटल भी साथ में दे रखी है। और थाईलैंड, ये रहा थाईलैंड, ये रहा कंबोडिया, ठीक है। और ये रहा मलेशिया। तो मलेशिया, थाईलैंड एंड कंबोडिया, इन तीन देशों की बाउंड्री लगती है अपनी गल्फ ऑफ थाईलैंड से। ओके, द नॉर्दर्न टिप ऑफ गल्फ इज बे ऑफ बैंकॉक। ये दिख रही है आपको? ये है, थोड़ा जूम करके दिखाऊंगे, देखिए गल्फ ऑफ थाईलैंड। और गल्फ ऑफ थाईलैंड की जो नॉर्थ में जो टिप है उसे कहा जाता है बे ऑफ बैंकॉक, ठीक है। और गल्फ ऑफ ये जो बे ऑफ बैंकॉक है, इसके अंदर कौन सी नदी आकर फ्लो कर रही है? इसके अंदर कर रही है, देखो ये नाम पढ़ो, टायो फ्राया। टायो फ्राया, दिस इज द रिवर दैट इज फ्लोइंग इन गल्फ ऑफ बे ऑफ बैंकॉक। और बे ऑफ बैंकॉक किसका ही पार्ट है? वो है गल्फ ऑफ थाईलैंड का ही एक पार्ट है। फिर अपनी नेक्स्ट गल्फ आती है स्टूडेंट्स, गल्फ ऑफ गेब्स। ये सब जानना जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मेडिटेरियन सी दिख रहा है आपको ऊपर, मेडिटेरियन सी, उसके साउथ में मौजूद है ये है ट्यूनीशिया कंट्री। तो ट्यूनीशिया कंट्री के ईस्ट कोस्ट पे मौजूद है, ये दिख रहा है आपको, दिस इज द ईस्ट कोस्ट ऑफ ट्यूनीशिया। उसके ईस्ट में मौजूद है गल्फ ऑफ गैब्स, और मेडिटेरियन सी के साउथ में।
इस गल्फ में किस किस का बॉर्डर लगता है? एक तो ट्यूनीशिया का लगता है स्टूडेंट्स, और एक लगता है लीबिया। ये रही लीबिया, दिस इज द कंट्री लीबिया। तो लीबिया कंट्री और ट्यूनीशिया कंट्री का जो बॉर्डर लगता है गल्फ ऑफ गेब से लगता है, आपको याद रखना। उसके बाद में गल्फ आता है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। दिस इज द सेंट लॉरेंस। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एस्चुरी। ये देखो, इसका मतलब क्या होता है? वर्ल्ड लार्जेस्ट एस्चुरीज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? एस्चुरीज होती क्या है? एस्चुरीज आर सच वाटर बॉडीज जहां पर रिवर जो माउथ होता है फ्रेश वाटर लेकर आती है रिवर, और जब ओशन वाटर से जैसे ही मिलना होता है उसका, ये देखो, दिस इज द ओशन वाटर एंड दिस इज द रिवर। यहां पर रिवर आकर फ्लो कर रही है। जब रिवर फ्रेश वाटर लेकर आती है और ओशन के सैलाइन वाटर से जब मिक्स होता है, तो द पर्टिकुलर एरिया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर, फॉर द फिशिंग, फॉर द वेटलैंड्स, फॉर द बायोडाइवर्सिटी, वहां पर बहुत अच्छी, बहुत ही विविड बायोडाइवर्सिटी रहती है। तो गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस है सबसे बड़ी लार्जेस्ट एस्चुरी है। हम लोगों ने हमेशा से पढ़ा है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा इन द सुंदरवन डेल्टा है, जो कि अपने गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर जो बनाती हैं, पर दुनिया का सबसे बड़ा एस्चुरीज हमें नहीं पता थी, बट अब पता चल गई। गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। द गल्फ इज द आउटलेट ऑफ नॉर्थ अमेरिकन ग्रेट लेक्स वाया द सेंट लॉरेंस रिवर इनटू द अटलांटिक ओशन। क्या मतलब है इस लाइन का? मतलब नॉर्थ अमेरिका के अंदर ग्रेट लेक्स है, 5 लेक्स है, सुपीरियर लेक्स ना, इस तरह के लेक्स हैं बहुत सारे। तो इनका सारे लेक्स यहां पर मौजूद है, इनका आउटलेट है, ये दिख रहा है आपको? सारे के सारे जो लेक्स हैं वो यहां पर फ्लो करते हैं, यहां पर मौजूद हैं। और ये जो गल्फ है ये अटलांटिक ओशन को इन लेक्स के साथ में जोड़ती है बेसिकली, ठीक है। और इसके अंदर जो नदियां हैं, मेन नदी है वो है सेंट लॉरेंस रिवर, इसी वजह से इसका नाम भी सेंट लॉरेंस गल्फ नाम रख दिया गया। ओके, चलो, एंड दिस इज द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। आप जब नोट्स बनाएंगे तो उनके लिए काम आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये आप देख लेना। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। ओके, हेलो मेघा, हेलो प्रतीक, वेलकम टू द क्लास। आइए, चलो, तो ये है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। इसके बाद में कौन सा गल्फ आएगा? गल्फ ऑफ अकाबा। वो ये पहले भी बता चुके हैं कि ये गल्फ सुएज है एंड दिस इज द गल्फ अकाबा। और ये दोनों रेड सी, जो यहां पर जो वाटर बॉडी है उसी के ही ये एक्सटेंशन है। इसको एक और नाम से बोला जाता है, सॉरी, इसको गल्फ ऑफ अकाबा को उसको बोला जाता है गल्फ ऑफ इलात। क्या है? कुछ कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो पहली बार आपको समझ में आएंगे, पहली बार आपको दिखेंगे, बट इसी को ही हमको दूर करना है। हमें फेमिलियरिटी होनी चाहिए दुनिया की गल्फ के साथ में। पर ऐसे क्वेश्चंस रैंडम आते हैं क्योंकि कमीशन को ही पता है कि इतना लोग डीप में पढ़ेंगे नहीं, बट हमें पढ़ना है जिससे कि हमारा एग्जाम है वो एकदम सुगम तरीके से आप कर पाओ, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मेघा, प्रतीक, आइए, कमलेश, चलो। इसकी जो कोस्ट लाइन है, सॉरी ये बार बार इधर आ रहा है, ये है अपना गल्फ ऑफ सुएज एंड दिस इज गल्फ ऑफ अकाबा। तो इसकी जो कोस्ट लाइन है ना स्टूडेंट, इजिप्ट, इजराइल, जॉर्डन एंड सऊदी अरेबिया में डिवाइडेड है, ठीक है। ये देखो सऊदी अरेबिया, दिस इज द इजिप्ट, यहीं पर जॉर्डन है और यहीं पर इजराइल है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत न्यूज में भी आता है। क्यों आता है? बिकॉज इजराइल, जॉर्डन, इजिप्ट, साउथ, इजराइल और इजिप्ट तो फ्रेंड है, बट अभी भी जॉर्डन और सऊदी अरेबिया के बीच में थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उसकी वजह से ये न्यूज में आता रहता है। गल्फ ऑफ अकाबा इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स प्रीमियर साइट्स फॉर डाइविंग। डाइविंग के लिए जो गल्फ ऑफ अकाबा है ये बहुत ही प्रीमियर साइट है। प्रीमियर का मतलब होता है कि ये जो साइट्स होती हैं, दीज साइट्स जो हम लोग डाइविंग करते हैं, जो एक स्पॉट भी है, लोग टूरिज्म के लिए भी जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ही एक अच्छा एरिया है। इफ यू वांट द फ्री पीडीएफ ऑफ दिस lecture,
you can download our application and you can fetch that. हमारे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे IFS. It is available on Google Play Store also, available on Windows also, Apple Play Store, सब जगह अवेलेबल है. अगर आप फोन नहीं एक्सेस कर पा रहे तो हमारी साइट ifasonline.com पर भी जाकर रजिस्टर कर सकते हैं खुद को. तो वो भी वहां पर भी आपको इसका PDF, जब आप ज्योग्राफी सेलेक्ट करेंगे तो आपको इसका PDF शो करेगा. लर्न फ्री एक सेक्शन आएगा, लर्न फ्री, उसमें आपको ये लेक्चर भी मिलेगा, प्लस इसकी PDF भी मिलेगी, प्लस आपको इसके DPPs भी मिलेंगे. मतलब ये जो आज लेक्चर हुआ है उसके अंदर से जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे जो क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको DPPs के डेली प्रैक्टिस पेपर. तो बेसिकली ये कि आपने वीडियो देख ली, आपने PDF से रिवाइज कर लिया, आपने क्वेश्चंस आंसर सॉल्व कर लिए, तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी बेसिकली. तो आप दिन की शुरुआत एक अच्छी चीज से करेंगे, ठीक है ना. तो आप आज ही जाकर रजिस्टर कर लीजिए. इफ यू वांट द मोर डीपनेस, अगर आपको और भी ज्यादा डीप में जानना है, बिकॉज एक ही लेक्चर में हम लोग पूरी दुनिया की गल्फ को नहीं कर सकते. दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू अभी चल रहा है. तो आप बैचेस में एनरोल कर सकते हैं फॉर मोर डीप स्टडीज. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट आवर गल्फ इज एमंडसन. क्या बोलते हैं? एमंडसन गल्फ. एमंडसन गल्फ देखो, ये इसको ये रही, कहां पर है ये? कैनेडियन नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज बिटवीन बैंक्स आइलैंड एंड विक्टोरिया आइलैंड एंड द मेनलैंड. बेसिकली दिस इज प्रेजेंट नियर बाय आवर कनाडियन टेरिटरीज. ये जो गल्फ है, इसकी गल्फ की जो लेंथ है 400 किलोमीटर्स है. और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जो एमंडसन जो गल्फ है वो किसने एक्सप्लोर किया था? ये एक नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर थे, उनका नाम था रोआल्ड एमंडसन. उनके नाम पर ही इसका नाम रख दिया गया. आई बात समझ में? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. प्लस आपके लिए ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि ये कहां पर मौजूद है? कनाडियन नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में. ये है अपना बैंक्स आइलैंड और ये है विक्टोरिया आइलैंड. तो इन और ये है अपनी कनाडा की जो मेनलैंड है, कनाडा का मेनलैंड. जैसे अपने अंडमान निकोबार सी नहीं है, जैसे ये अपनी इंडिया की मेनलैंड होगी, दिस इज आवर अंडमान निकोबार सी. वैसे ही ये बीच अपने कौन सी बे बीच में? बे ऑफ बंगाल है. वैसे ही कनाडा, ये भी कनाडा की पार्ट है. तो इनके बीच में जो गल्फ है उनका नाम है एमंडसन. और इसका जो एक्सप्लोर किसने किया था उसी के ऊपर नाम रख दिया गया है. तो आपको याद रखना है. फिर आती है गल्फ ऑफ टोनकिन. क्या आती है? गल्फ ऑफ टोनकिन. दिस इज द गल्फ ऑफ टोनकिन. ये पूरा है साउथ चाइना सी, बड़ा ही डिस्प्यूटेड सी रहता है. इसके नॉर्थ में मौजूद है टोनकिन सी. ठीक है, यहां पर कौन सी रिवर फ्लो करती है? यहां पर रेड रिवर नाम से जो रिवर है वो आती है. और यहां पर जो मेन पोर्ट्स हैं वो कौन से हैं आपको याद रखने हैं? पैंथू एंड हाईफोंग. ओके, ये वियतनाम और चाइना के पास में. ठीक है ना. देखो वियतनाम की कैपिटल क्या है? वियतनाम कैपिटल इज हनोई. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वियतनाम? हनोई. तो आपको याद रखना है. ये है अपना चाइना. दिस इज द चाइना. तो चाइना और हनोई का इसका बॉर्डर लगता है गल्फ ऑफ टोनकिन का. उसके बाद में आती है अपने इंडिया के पास वाली गल्फ, गल्फ ऑफ कच्छ. ये पूरा जो है ये गुजरात स्टेट है. दिस इज द सौराष्ट्र प्रोविंस ऑफ गुजरात. तो ये गुजरात का ही बॉर्डर है. यहां पर जो गल्फ है उसे कहा, ये है रण ऑफ कच्छ. रण ऑफ कच्छ. तो रण ऑफ कच्छ और सौराष्ट्र के बीच में ये जो वाटर बॉडी है, दिस इज गल्फ ऑफ कच्छ. इट इज सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ स्टेट्स ऑफ गुजरात नियर द कच्छ रीजन. इट इज एन इनलेट इनटू अरेबियन सी फ्रॉम द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. ये अपना अरेबियन सी है. और अरेबियन सी के अपना जो ये वेस्ट कोस्ट है इसका इनलेट है, दिख रहा है आपको? तो ये परफेक्ट एग्जांपल है गल्फ का. तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है? लैंड से घिरा हुआ है. आई बात समझ में? गुड मॉर्निंग एवरीवन. अब इस गल्फ ऑफ कच्छ की मैक्सिमम डेप्थ कितनी है? मैक्सिमम डेप्थ है 402 फीट. और इसका जो विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है? 150 किलोमीटर टू 160 किलोमीटर. ये लग ही छोटा सा रहा है, ये है नहीं. 160 किलोमीटर इसकी डेप्थ, मतलब विड्थ है इसकी.
मतलब बेसिकली ये जो डेप्थ दिख रहा है, ये दोनों के बीच में जो दूरी है वो 150 से लेकर 160 किलोमीटर। और उसके बाद में जस्ट नीचे इसके आ जाती है गल्फ ऑफ खंबात। क्या आ जाती है? गल्फ ऑफ खंबात। इसको कैम्बे, गल्फ ऑफ कैम्बे भी कहा जाता है, आगे मैं बताता हूं आपको। और ये एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि फर्स्ट कोरल गार्डन विल बी सेटअप इन गल्फ ऑफ कच्छ। सबसे पहला कोरल गार्डन गल्फ ऑफ कच्छ में सेटअप किया जाएगा। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर आप दिमाग में रखिए। सीधा आपको डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, आपको ये पूछेंगे कि फर्स्ट कोरल गार्डन कौन से सी में मौजूद है। इसका आंसर आपको देना है अरेबियन सी। अरेबियन सी के अंदर भी कौन है? गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ की लोकेशन हमें पता होनी चाहिए। फिर आती है गल्फ ऑफ खंबात। ये आपको दिख रही है, ये गल्फ ऑफ खंबात। दिस इज लोकेटेड साउथ ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ के साउथ में मौजूद है। ये भी अरेबियन सी का एक्सटेंशन है। ओके, और एक इसके अराउंड में यहां पर कौन सा स्टेट, कौन सा गुजरात का डिस्ट्रिक्ट है? कठियावाड़ रीजन। आपने सुना है कठियावाड़ रीजन। इंडियाज मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, सॉरी ये ईस्ट नहीं है, वेस्ट है। दिस इज वेस्ट। जो इंडिया की जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं, नर्मदा और तापी, वो गल्फ ऑफ खंबात में ही आकर गिरती है। आया ना, समझ में आया? ये पता था आप लोगों को? पहले कमेंट करके बताइए, डिड यू नो अबाउट इट कि नर्मदा और तापी रिवर जो कि अपने इंडिया की वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, बहुत कम है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स वैसे भी, इसलिए ये अरेबियन सी है वो बहुत ज्यादा सैलाइन है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश वाटर आता ही नहीं है, प्रिसिपिटेशन भी कम होती है और रिवर्स भी कम फ्लो करती हैं। तो नर्मदा तापी गल्फ ऑफ खंबात के अंदर आकर मर्ज हो जाती है यहाँ पर, ठीक है, फ्लो करती है। और इसको गल्फ ऑफ कैम्बे भी कहा जाता है। तो गल्फ ऑफ कैम्बे आप लिख सकते हो यहां पर अपने नोट्स के अंदर, कैम्बे, याद रखना है इसको। सेकेंड इज गल्फ ऑफ गिनिया। द गल्फ ऑफ गिनिया इज द नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल अटलांटिक ओशन। मतलब अटलांटिक ओशन, ये अटलांटिक ओशन है पूरा। अटलांटिक ओशन की बाउंड्री किस किस के बीच में लगती है? अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, इसके बीच में है अटलांटिक ओशन मौजूद है। और ये जो आपके सामने है, दिस इज द कॉन्टिनेंट अफ्रीका। तो अटलांटिक ओशन के जो ऊपर की तरफ जो ये दिख रही है गल्फ, दिस इज कॉल्ड गल्फ ऑफ गिनिया। द इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन जो कि 0 डिग्री लेटीट्यूड, मतलब देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज है। इक्वेटर वो 0 डिग्री लेटीट्यूड, जो कि धरती को एक इमेजिनरी लाइन है जो दो भागों में डिवाइड करती है, इक्वेटर। और ये जो लाइन है, दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसको हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं, या फिर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। इक्वेटर तो है 0 डिग्री लेटीट्यूड, और ये जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। आई बात समझ में? तो अक्षांश और देशांश, 0 डिग्री अक्षांश वो है इक्वेटर, और 0 डिग्री देशांश, इसके हम लोग जैसे जैसे ईस्ट में जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, वैसे वैसे टाइम है वो प्लस में होता जाएगा। जैसे हम लोग 0 डिग्री लाइन के ईस्ट में मौजूद है, तो हमारा जो टाइम है वो यहां जो इंटरनेशनल डेट लाइन के ऊपर जो टाइम होता है उससे 5.5 घंटे आगे चल रहे होते हैं हम लोग। जैसे हम लोग अभी 11 बज रहे हैं, ठीक है, तो वो यहां पर जो लोग हैं 0 डिग्री पर, वो हमसे 5.5 घंटे पीछे हैं, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेशन होता है। इसको हम लोग एक तरह से लाइन मानते हैं, इमेजिनरी लाइन मानते हैं, 0 डिग्री लाइन मानते हैं। यहां पर का जो टाइम होगा इसको हम लोग स्टैंडर्ड मीन टाइम माना जाएगा, ठीक है। प्रीति सिंह सर हिंदी में लेक्चर
भी किया कीजिए हिंदी में ही तो, इसमें क्या हिंदी इंग्लिश चल रही है? इट इज अ सिंपल थिंग। आपको क्या समझ में नहीं आया इसमें? दिस इज द सिंपल थिंग, दिस इज नथिंग, इसमें डरने की जरूरत ही नहीं है। अफ्रीका का मैप में हिंदी में कैसे लेकर आऊं? और आप कैसे पढ़ोगे हिंदी में? अफ्रीका तो अफ्रीका ही है। और ये जो शब्द होते हैं अगर आप इनसे डरने लग जाएंगे तो फिर ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं। तो इसलिए दिस इज द मिक्सिंग, हिंदी में ही चल रहा है सारा, डोंट वरी। विषुवत रेखा, इक्वेटर जिसको बोलते हैं, और प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री देशांश को, यहां पर जो ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है ये कहां है? गल्फ ऑफ गिनिया में ही मौजूद है। ठीक है। नाउ अमोंग द मेनी रिवर्स दैट ड्रेन्स इनटू गल्फ ऑफ गिनिया, नाइजर एंड वोल्टा, मतलब गल्फ ऑफ गिनिया में कौन सा नदी आकर बहती है? नाइजर एंड वोल्टा, ये नदियां आकर बहती। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ तो प्रीति कोई इसमें वो नहीं है, आराम से मैं हिंदी में ही समझा रहा हूं, आप आराम से पढ़िए, आराम से, वर्ड्स को देख के डरना नहीं है। एज आई ऑलवेज है कि हिंदी मीडियम की स्टूडेंट, मैं खुद हिंदी मीडियम से मेरा आधी स्कूलिंग मैंने हिंदी मीडियम से ही की है ना, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलो अपना फिर बाद में ये जो गल्फ ऑफ गिनी है ना स्टूडेंट्स, यहां पर बहुत सारी पायरेसी होती है। आपने सुना जो ये किडनैपिंग वगैरह जो होती है वो सारी की सारी जो भी ट्रेड वाले कार्गोज होते हैं, शिप्स जो इसमें आती हैं, वो यहाँ पर पायरेसी बहुत ज्यादा होती है, तो किडनैपिंग हो जाती है। और फिर वो कुछ रैंसम लेते हैं, कुछ नहीं होता कि रंगदारी तो नहीं होती है, वो रैंसम जिसको बोलते हैं वो लेते हैं। नहीं होता, फोन आता है कि हम इतने में इतना लेंगे तब हम छोड़ेंगे, इस हिसाब से यहाँ पर खूब सारा होता है। और ऐसा होता कि स्टूडेंट्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पर इस एरिया के अंदर, यहां पर जो गिनिया एरिया है, ये जो अफ्रीकन एरियाज है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, तो यहां पे स्टूडेंट्स देखो ये जो दिख रहा है आपको, घाना, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून, गैबोन, ये सारे के, कोंगो, ये सारे के सारे जो कंट्रीज है ना, ये बड़े ही अंडर डेवलप्ड हैं, गरीब कंट्रीज हैं, रिसोर्सेज हैं इनके पास, बट स्टिल यहां पर इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है। तो फिर यहाँ का जो कोई लक्ष्मी प्रिया सिंह, ये देखो ना, ये सारे कंट्रीज ही हैं, आप इनको आराम से देख लीजिए। लाइबेरिया, कोटे डिवोर, घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, कैमरून, ओके, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कोंगो सॉरी, तो ये सारे के सारे, अंगोला, ये सारे के सारे कंट्रीज हैं, इसका बॉर्डर बनाते हैं। तो यहां पर पायरेसी क्यों होती है? क्योंकि ये सारे जो कंट्रीज हैं ये अंडर डेवलप्ड हैं, यहाँ पर एकदम जो क्लाइमेटिक एक्सट्रीम क्लाइमेट्स हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर एक तो जो अपना यूथ है वहां का, वो अनएजुकेटेड है, इतना अवेयर नहीं है। दूसरा है कि उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं रहेगी तो फिर वह इंसान इसी तरह के काम करेगा। ओके, दूसरा ये है कि यहाँ पर रिसोर्स होते हुए भी पॉलिटिकल करप्शन बहुत ज्यादा। यहाँ पर रिसोर्स हैं, बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, बट इसको क्या कर रखा है, इसके अलावा करप्शन भी है। जो पॉलिटिक्स है वो लोगों को अपलिफ्ट नहीं होने दे रही है, इसकी वजह से यहाँ पर पायरेसी। तो इनकेस कभी, दिस इज जस्ट फॉर द जनरल नॉलेज। और लास्ट में जो अपना आता है, फिर ये आता है कि आपने देखिए कि बहुत सारे गल्फ और बेज आ रहे हैं, बहुत सारे। तो बेसिकली गल्फ और बे में डिफरेंस आप समझ गए होंगे। गल्फ है वो एक बड़ा इनलेट है, और जो बेज होती है, ये देखो यहाँ पे शिप्स दिख रही है, छोटी छोटी शिप्स हैं, तो ये इतना बड़ा आउट इनलेट नहीं है जितना बड़ा गल्फ होता है। गल्फ इसके पीछे है, और फिर बाद में जो एकदम शोरलाइन वाले जो एरियाज होते हैं उन्हें बेज कहा है। बेज के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अभी तो खूब सारा बाकी है। तो ये अपना क्या थी, कुछ गल्फ थी। आई होप यू लाइक द लेक्चर्स। ओके, एंड आई विल ट्राई टू डू ना, हिंदी में भी हम लोग ट्राई करेंगे, दोनों मिक्सिंग चलेगी।
जैसे कि दोनों स्टूडेंट्स का एक साथ ही हो जाए। ठीक है, तो कुछ भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारा रोज का टाइमिंग ये रहता है 10 से 11, तो आप रोज 10 से 11 लाइव जुड़ेंगे तो उसमें और भी अच्छा रहेगा। और जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से है वो आप अगर लाइव जुड़ेंगे तो तुरंत मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया, यू कैन रिपीट इट। ऑलराइट, तो अपना प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्ट्रेट्स के बारे में जानेंगे कि जब दो वाटर बॉडी के बीच में, दो वाटर बॉडी और उसके बीच को जो जोड़ने वाली जो होती है, जैसे कि अपने इंडिया और श्रीलंका को जोड़ने वाली जो स्ट्रेट होती है उसका नाम क्या है, पाक स्ट्रेट। तो ऐसी स्ट्रेट्स दुनिया में बहुत सारी है, उनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। ओके, तो आप जुड़े रहिएगा। दिस इज द भूमि बोध सीरीज फ्रॉम माय साइड। सी यू टुमारो एट 10 AM। आप जुड़े रहिए। टेक केयर, बाय बाय।